ये जो प्रैक्टिकल है ये कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जी सर। 11 से ऑनवर्ड आप डीपर क्या टच करें जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सारे स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकता है प्लीज। जा रहे हैं, अल्लाह दा शुक्र है। हुन असल हुन बंदे सही मिले ने, पूरी टीम शाजी सदाकत साहब से कांटेक्ट करें, कहां हैं वो? तब दिन रात यस सर। मई तक साडा टारगेट है, और मई तक इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी सर्विस देने लग जाएंगे हम ते असली। आज का हमारा टॉपिक है नंपाई का। हम जो है ना वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है कल से, तो कल उसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है डाटा टाइप्स फॉर एनडी एरेज। नंपाई एरेज जो होती हैं उनकी जो डाटा टाइप्स है उसके हवाले से इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन की जाएगी। आया कौन कौन सी डाटा टाइप्स नंपाई एरेज के अंदर मौजूद होती हैं। तो सिंपल सा काम है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है array1। np डॉट एरेज का फंक्शन इस्तेमाल किया है, उसके अंदर हमने एक लिस्ट पास करवा दी है 1 2 3 की, और डी टाइप साथ में हमने मेंशन कर दी है कि np डॉट फ्लोट 64 कि इस जो हमारी नंपे एरेज हैं इसकी हमारे पास जो डी टाइप है वो फ्लोट 64 है। सेम यही काम हमने सेकंड एरे के साथ किया है, लेकिन वहाँ पे हमने डी टाइप 32 पुट की है। उसकी वजह ये कि हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। उस पर्पस के लिए हमने इसको फ्लोट रख लिया और इसको इंटीजर यानी इंटीजर, और इसके अंदर बिट्स बाइट्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं यूनिट। बाइट्स होते हैं, किलो बाइट्स होते हैं, मेगा बाइट्स होते हैं, फिर एमबीज होती हैं, फिर वो गीगा बाइट्स होते हैं, टेरा बाइट्स, फिर वो मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी कुछ मेमोरीज के यूनिट्स हैं। फ्लोटिंग है, इंटीजर है, आगे उनके बाइट्स वगैरह लिखी हैं, 32 है, 64 है, तो ये उसी से रिलेटेड। अच्छा जी, हमारे पास हमने array1 की डाटा टाइप चेक करनी है, तो देखें कि हमने यहाँ पे पहले से मेंशन भी की है कि डाटा टाइप इसकी 64 है। बाय डिफॉल्ट तो इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट आती ही है, लेकिन अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली उसका एट्रीब्यूट दे दिया डाटा टाइप का कि हमें फ्लोटिंग के अंदर इसको रिटर्न करो। तो जब हमने array1 की डाटा टाइप को रिटर्न किया तो हमारे पास देखें कि डी टाइप फ्लोट 65 रिटर्न। सेम यही काम जब हम array2 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो डाटा टाइप आएगी वो इंटीजर 32 होगी। और ये इसलिए सेम आई है क्योंकि हमने इसको पहले से ही ये स्पेसिफिक कर दिया है कि हमें ये वाली डाटा टाइप का जो है ना नंपाई एरेज चाहिए। उसने वो वाली डाटा टाइप्स जो है ना हमें रिटर्न करती हैं। डाटा टाइप्स आर सोर्स ऑफ numpy flexibility for interacting with data coming from other systems। जो दूसरे सिस्टम से आ रहा है ये उसकी डाटा टाइप्स को मेजर करता है और डाटा टाइप्स को रिटर्न करता है। अगर हमने बाय डिफॉल्ट कोई नहीं दी तो वो फिर फ्लोटिंग के अंदर रिटर्न कर देगा, और अगर हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हमें वो जो सी हमने स्पेसिफाई की है डाटा टाइप उसके अंदर हमें रिटर्न करेगा। In most cases they provide a mapping directly on underlying disk or memory representation। ये by default जो है ना एक मैपिंग हमें प्रोवाइड कर देता है कि कौन सा डाटा टाइप हमारे पास आ रही है, which makes it easy to read and write binary systems of data to disk। और डिस्क को हेल्प करती है रीड में और सेव करवाने के अंदर, और उसको एलोकेशंस के लिए इस्तेमाल करती है। एंड आल्सो टू कनेक्ट टू कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज लाइक सी और फोर्ट्रन। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, सी है, फोर्ट्रन है, तो इसके अंदर वो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि वो डाटा को रीड कर सकता है, उसे एलोकेट कर सकता है, उसे डिटेक्ट कर सकता है किस किस्म का डाटा हमारे पास आ रहा है। द न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स आर नेम्ड द सेम वे। ए टाइप नेम लाइक फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर इंटीजर इंट, उसके अलावा फॉलोड बाय ए नंबर इंडिकेटेड द नंबर ऑफ बिट्स पर एलिमेंट। तो ये बिट्स के अंदर बताएगा, बाइट्स के अंदर बताएगा, और सो ऑन। A standard double Piscian floating value, what's used under the hood in Python's float object takes up 8 bytes or 64 bytes। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, 8 बाइट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 64 बिट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर सो ऑन। इसके आगे भी डाटा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यूनिट्स, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं हम ऑन एन एवरेज तो वो हम तकरीबन 32 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें कि इंटीजर 32 हमने इस्तेमाल किया, और 64 का डाटा जो है ना हम बेसिकली आमतौर पर ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल numpy एरेज के अंदर। This type is known in NumPy as float 64।
तो ये फ्लोट 64 के लाएगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर उसे हम नाम दे देंगे। आगे हमारे पास सर एक क्वेश्चन है, इनमें क्या फर्क है, यानी कि ये 64 में और 8 बाइट्स में, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मजीद? जी सर। सर ये हमें बेसिकली बता रहा है कि ये पर एलिमेंट हमारे इतनी बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, यानी एक जो हमारे पास एलिमेंट है, आइटम है, वैल्यू है, वो पर बाइट जो एलिमेंट है वो इतनी बाइट्स जो है वो रैम के अंदर कंज्यूम कर रही है, मेमोरी के अंदर एलोकेट कर रही है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा हैवी डाटा है तो उसके लिए फिर जाहिर है वो 64 बिट्स हैवी जो है ना एलोकेशंस करेगा मेमोरी के अंदर, तो ज्यादा जो है ना वो स्टोरेज इस्तेमाल होगी। जी सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखें कि हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, आप उनकी थोड़ी सी मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। कि हमारे पास इंटीजर 8 या यू इंटीजर है, यूनिवर्सल कह सकते हैं आप, यूनिवर्सल इंटीजर 8 है। टाइप कोड लिखने की जरूरत नहीं है इतनी, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। साइंड एंड अनसाइंड 8 बिट 1 बाइट इंटीजर टाइप्स, ये एक इंटीजर्स की मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिस तरह हमने उसको कंज्यूम करना है उस तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। सिमिलरली इंटीजर 16 है और यू इंटीजर 16 है, ठीक है। ये क्या करेगा, साइंड एंड अनसाइंड 16 बिट इंटीजर टाइप्स करेगा, ये 8 बिट कर रहा है, ठीक है, 1 बिट 1 बाइट के इक्वल। और सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर 32 है हमारे पास, ये 32 बिट इंटीजर टाइप्स को करेगा। 64 है तो हमारे पास 64 बिट कंज्यूम करेगा, एलोकेट करेगा। सिमिलरली इंटीजर के अंदर अगर ये डाटा अवेलेबल है तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी हमारे पास यही डाटा अवेलेबल है, उसके अंदर देखेंगे हमारे पास 16 से। जी मैम। सर ये अगर आप जुपिटर पे एक बार प्लीज इसको करके दिखा दें ताकि इनमें डिफरेंसेस जो हैं वो इजीली क्लेरिफाई हो जाएंगे। जी मैं करके दिखा देता। और सर इससे पहले थोड़ा सा मुझे ये प्लीज बता दें कि ये साइन और अनसाइन में क्या डिफरेंस है, ये क्या है दोनों? ये दोनों इसकी जो है ना आप फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप डी टाइप के अंदर इंट 8 भी लिख सकते हैं, यू इंट 8 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसे रीड। अच्छा जी, हम ऐसे दोनों इसके अंदर लिख सकते हैं, टीचर के लिए इंट 8 या यू इंट 8 लिख सकते हैं। जी सर। इनमें सर बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों सेम ही डाटा टाइप्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जी सॉरी मैं इंटरप्ट करता हूँ। साइंड और अनसाइंड में फर्क ये होता है कि साइंड में पॉजिटिव वैल्यूज होल नंबर्स आते हैं और जो अनसाइंड होता है उसमें साथ नेगेटिव का साइन भी आता है। अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी और उसको होल्ड आपने करवाना तो फिर अनसाइंड वैल्यू यूज करते हैं, तो आखिर में वो एक बिट जो है ना इसके लिए छोड़ देता है। इसलिए अनसाइंड की जो वैल्यू की टोटल होता है, जो होल्डिंग की टोटल कैपेसिटी होती है वो एक डिजिट कम होती है। नहीं सर जी समीर साहब बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा मजीद सर इसको एक्सप्लेन करना है कि अनसाइंड में पॉजिटिव होता है या साइन में, जरा अगेन अगर साइन में पॉजिटिव होता है। साइन में पॉजिटिव होता है और अनसाइंड जो है उसमें नेगेटिव वैल्यू होल्ड करवाते हैं। अच्छा, उसमें नेगेटिव भी आ जाती हैं फिर? सर वो एक्सक्यूज मी सर मैं बताता हूँ। जी सर। नहीं सर, चलें ठीक है सर। साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं और अनसाइड में सिर्फ पॉजिटिव होती हैं। बिल्कुल साइड में पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी, और अनसाइड में वो जिसमें साइन है और अनसाइन जिसमें साइन नहीं होता। अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव होल्ड होता है और साइन में दोनों होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सर। और इसमें जो साइन वाले होते हैं इसमें जो है ना टोटल करैक्टर भी कम आते हैं, क्योंकि एक डिजिट उसके लिए साइन के लिए होल्ड कर देते हैं। या नहीं, वो मैं कह रहा था एक डिजिट जो है वो उसके लिए यूज हो जाता है साइन के लिए। जी बिल्कुल। अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है कि अगर आपके अरे में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है ना तो वो क्या कर देगा कि आपके जो डाटा टाइप को int 32 से कन्वर्ट करके int 64 में कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट, चलो ये पॉइंट तो चेक करना पड़ेगा। पॉइंट वो कन्वर्शन इम्प्लीसिट कन्वर्शन और भी होता है।
अब ये इसको कभी एक्सप्लेन कर, इसको कभी जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे अब इंशाल्लाह क्लास। फिर मैं ये पॉइंट अपने पास नोट करूं, कभी जब होता है ना मतलब डिस्कशन क्लास होती है तो उस पे ये चीज सारे अपने पास नोट कर लें। जी फरहान साहब कंटिन्यू करें सर। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर इसकी? मैडम जी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, साथ अपने चैनल पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी जी, जिसपे सारी रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। राइट सर। सर स्क्रीन आपको ठीक व्यू है? जी सजाद साहब रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी 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 रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से मुझे लग नहीं रहा हो रही है। जी हो रही है सर, यू डोंट वरी। सजाद साहब देख लीजिएगा यार। ये वो हमारी इमरान साहब टीम के जो सारे बंदे हैं माशाल्लाह रिस्पांसिबल है, वो अपना काम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सारा नाम दे रहे हैं। इमरान साहब स्टोरेज वगैरह। अच्छा जी चलो क्लास पे फोकस करें प्लीज सारे स्टूडेंट। ये देखें कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है एरे के अंदर, जब हमने उसको डी टाइप जो है वो रेफर नहीं की कि हमारे पास कौन सी डी टाइप है, तो चूंकि हमने उसे वैल्यू जो है वो इंटीजर के अंदर दी है तो उसने हमें इंटीजर के अंदर रिटर्न कर दी है वैल्यू। और इसकी अगर हम डी टाइप जानना चाह रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन सी डी टाइप है, एरे 1 और डी टाइप। ओके, हमारे पास इंटीजर जो है वो 64 इसकी डाटा टाइप अवेलेबल है इस वाले numpy एरे डाटा की। ये डी टाइप इंटीजर 64 के अंदर हम इसको टाइपकास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एरेज को हमने यहाँ पे np.float 64 के मेथड के तहत हमने इसकी डाटा फ्लोटिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें इसने फ्लोटिंग के अंदर हमें सिमिलरली अगर हम इसे डाटा टाइप इंटीजर 32 प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें डाटा टाइप जो है वो इंटीजर 32 में रिटर्न कर देगा डाटा। ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। यस सर। चलिए थैंक यू। मैम हम दानी से पूछ लें कि क्लियर है। मैम आप जब कोई क्वेश्चन करती होती हैं उस पर फिर फॉलो रखा करें कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर क्लियर हो गई। चलिए थैंक यू जी। सिमिलरली फ्लोटिंग के अंदर जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ना प्लीज वो फॉलो रखा करें, वो बंदा बता देता है कि जी सर इस क्लियर हो गया, ताकि फरहान साहब को जो ना पता चल जाए कि स्टूडेंट को ये जो ना इसकी जो कंफ्यूजन थी। जी सर। सिमिलरली इंटीजर के अंदर अभी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप्स अवेलेबल है, इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग के अंदर भी अवेलेबल है। जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास फ्लोटिंग 16 है, फ्लोट 32 है, फ्लोट 64 है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लोट 128 ये भी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो 32 और 64 इस्तेमाल की जाती है। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स भी हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके अंदर भी यही सेम होती हैं, 64 है, 128 है, 256 है। उसके बाद हमारे पास बूलियन के अंदर डाटा टाइप अवेलेबल हो जाती है कि वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज की सूरत में हमें रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल होती है, ये पाइथन ऑब्जेक्ट टाइप। ए वैल्यू कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट है वो हम numpy डाटा के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास उसके। जी मैम। सर ये कॉम्प्लेक्स 64 इसको जरा एक बार करके आप बता दें कि जब हम इसको करेंगे जुपिटर पे रन तो किस तरह का डाटा जो है वो आएगा? इसका मैं आंसर दूं? चलें आप दें, मैं तब तक ही रन। एक्चुअली आपने आयोटा और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा होगा, आई थिंक आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। जी जी। जब आप अपने डी टाइप में np डॉट कॉम्प्लेक्स और उसके साथ कोई भी जो बाइट की वैल्यू लिखते हैं ना, जो बिट की वैल्यू लिखते हैं, तो वो क्या करता है कि आपको रिटर्न करता है कॉन्जुगेट या आयोटा की वैल्यू रिटर्न करता है। ये फरहान भाई जरा आप रिटर्न कर रहे हैं जरा? सर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास बाकायदा आयोटा की वैल्यू है, या फिर ये को हम कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। जब हमने मैथमेटिक्स में हमने ये दफा पढ़ा था कि कभी कभार हमारे पास एक क्वेश्चन आता था कि इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, इसी तरह भी ये वही सीन है कि यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स को मतलब के एरे को कॉम्प्लेक्स में
कन्वर्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा हूँ कि हमने कल पढ़ा था एक चीज, एक्सिस पढ़े थे कि बस 3D मॉडल भी अवेलेबल होता है और 3 एक्सिस हमारे पास अवेलेबल है, एक्स वाई और जी। और बेसिकली ये जो हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि आई जे और के जो है ना उसके एंगल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, उसके एंगल की पोजीशन के लिए इस्तेमाल की जाती है कि उसकी सिमत किस साइड पे है। तो उसके लिए हम ये जो इसके अंदर डाटा अवेलेबल है ना हमारे पास, ये वाला ये जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ जो है ना साथ में आपकी सिमत का तयन भी कर रहा है कि किस साइड पे डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास ये 3D मॉडल वाला जो है ना वो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल किया था। जी मैम। सर एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जे है ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्लोप को? नहीं, इसके अंदर देखें आई जो है वो जाहिर करता है एक्स एक्सिस को, आयोटा जिसे आप कहते हैं, और जे जो एक्सिस है ये जाहिर करता है वाई एक्सिस को। और हमारे पास एक के होता है, ये एक्सिस भी अवेलेबल होता है, वो के रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे जी एक्सिस को। उसके अलोंग जो पोजीशन होती है वेक्टर की उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी थैंक यू सर, क्लेरिफाई हो गया। थैंक यू फरहान। थैंक यू सर, थैंक यू। सिमिलरली हमारे पास बुलियन के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है डाटा, फिर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप भी हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर भी अवेलेबल होता है, पाइथन के ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर स्ट्रिंग के अंदर भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, यूनिकोड है, इसके देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। फिक्स्ड लेंथ यूनिकोड टाइप, यानी नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो स्पेसिफिक होंगे, आपके फिक्स्ड होंगे। सेम स्पेसिफिकेशन सिमेंटिक्स एज स्ट्रिंग्स, ये देखेंगे इसके यू जो 10 है इसकी एग्जांपल हैं, बरल ये जो है वो कम इस्तेमाल की जाती हैं। ज्यादातर हमारे पास जो डाटा हम इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे पास इंटीजर और फ्लोट के अंदर, और कभी कभार हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स की सूरत में भी अवेलेबल हो जाता है। ये मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिससे हम डाटा को हम हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए अब हम जो है ना वो डाटा की टाइप को चेंज करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक डाटा टाइप के अंदर डाटा अवेलेबल है, तो दूसरी डाटा के टाइप के अंदर हम कैसे उस डाटा को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल काम है कि एक सिंपल हमारे पास एरे मौजूद है नंपाई की, उसकी हमने डाटा टाइप चेक कर ली और वो डाटा टाइप हमें रिटर्न होगी इंटीजर 64 है। हम अब चाह रहे हैं कि इस इंटीजर 64 को फ्लोटिंग 64 के अंदर कन्वर्ट कर दें, यानी इसके साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाए। तो उसको क्या करेंगे, सिंपल वेरिएबल नाम लिख लिया उन्होंने फ्लोटिंग एरे डॉट एज टाइप का हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब मैं ये आपको थोड़ा सा रन करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास जो डाटा आया है वो सिंपल इंटीजर के अंदर आया है, और हम अगर इसकी डाटा टाइप चेक कर लेते हैं तो एरे डॉट इंटीजर 64 के अंदर हमारे पास डाटा रिटर्न हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी, मैं सिंपल ये कोड कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम होता है और सिर्फ समझाना मकसद होता है। तो देखिए हमारे पास ये हमने अब इसको डॉट एज टाइप का मेथड इस्तेमाल किया है। इसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम सिंपल np डॉट फ्लोट का जो है ना इस्तेमाल करते हैं मेथड, और उसके थ्रू हम उसकी डाटा टाइप्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं दूसरी डाटा टाइप के अंदर। जब हम इसको रन करेंगे दोबारा तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो आएगा फ्लोटिंग के अंदर। ये देखें कि सिंपल 1 2 3 4 5 था, तो हमारे पास 1.2.3.4.5 एस टाइप के मेथड के थ्रू इसकी हमने डाटा टाइप को मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप क्लियर है सर? जी सर, सर क्लियर हो गया, थैंक यू। जी जी, काइंडली बस ना आप यस नो कह दिए करें ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आवाज वगैरह आ रही है, कोई कनेक्शन का मसला तो नहीं है। राइट सर। फरहान साहब आप भी थोड़ा सा कोशिश करें कि जब आप समझा लेते हैं ना वो कहानी पूरी, फिर स्टूडेंट से जरा फीडबैक लेने की जरूरत नहीं, आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया करें
ठीक है जी सर, ठीक है। जी, अगर आपको स्टूडेंट्स में से अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे रोक दें, वरना मैं ये समझूंगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आई एम राइट सर? जी सर, आप चलते रहें, जिस इंसान को स्टूडेंट को जहाँ पे क्यूरी होगी वो वहीं पे आपको जो है इंटरप्ट करके पूछ लेगा। जी सर, जी तो सिंपल हमारे पास अब ये हमने एक नमपाई एरे जो है वो दोबारा क्रिएट की है। उसकी हमने एरे जब प्रिंट करवाई है तो हमारे पास ये एरे के अंदर डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हम चाह रहे हैं कि एरे डॉट एज टाइप करके इसकी जो डाटा टाइप है वो हम इंटीजर 32 कर दें। हो सकता है इसकी डाटा टाइप कोई और हमारे पास, ये देखें फ्लोटिंग के अंदर है ना, पॉइंट के अंदर है, तो वो उसने सिंपल चेक नहीं किया और सिंपल इसको फ्लोटिंग कंसीडर करते हुए बैकग्राउंड पे शोर आ रहा था थोड़ा सा। जी सर, वो बस जो है ना वो फिर घर के बाहर ट्रैफिक थोड़ी सी कंपनसेट, जी बस वो एक दो सेकंड के लिए होता है बस। चले देखें कि एज टाइप का फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है। एज टाइप यानी ये वाली टाइप आप इसकी कर दें कौन सी, और वो आपने वैल्यू को पास करवा देना उसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर np डॉट इंटीजर 32 हमने अब ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये मेमोरी भी एलोकेट कम करेगा बनिस्बत इंटीजर 64 के। तो ये हमें साथ में डाटा टाइप भी रिटर्न कर रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड था एज टाइप से, जिससे हम किसी भी नंपाई एरे की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे ये कुछ स्ट्रिंग्स डाटा अवेलेबल है। स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी डाटा हमारे पास होता है वो जो है ना वो स्ट्रिंग होता है। वो चाहे एक नंबर की सूरत में है, चाहे वो किसी अल्फाबेट्स की सूरत में है, लेकिन वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। सिंपल हमने np डॉट एरे, ये हमारे पास एरे है, इसकी डाटा टाइप हमारे पास np डॉट स्ट्रिंग है। सिंपल इसको फ्लोटिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डॉट एज टाइप का फंक्शन जो है इस्तेमाल करके फ्लोट को जब हम इसके अंदर पास करवाएंगे तो ये हमारे पास फ्लोटिंग के अंदर रिटर्न हो गया और हमारी स्ट्रिंग वैल्यू फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गई और इन्वर्टेड कोमास चले गए, रिमूव हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर एरे इज इक्वल टू np डॉट a रेंज 10। अब हम कुछ थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट रीड करने जा रहे हैं। इफ कास्टिंग वर टू फेल फॉर सम रीजन, अगर कास्टिंग जो है वो रीजन किसी वजह से वो फेल हो जाती है वो टास्क परफॉर्म करने से, मसलन लाइक ए स्ट्रिंग दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए फ्लोट। अगर कोई भी स्ट्रिंग आपकी जो आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दूसरी डाटा टाइप के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही और वैल्यू एरर जनरेट कर रही है, ठीक है। हियर आई वाज ए बिट लेडी एंड रोट फ्लोट इंस्टेड, तो मैं यहाँ पे np डॉट फ्लोट 32 64 लिखने की बजाय सिंपल फ्लोट को राइट कर दूंगा, तो उसकी मदद से हमारा जो स्ट्रिंग डाटा है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट नोट बता रहा है हमें। NumPy aliases the Python types to its own equivalent data types, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो अगर इंटीजर 64 में है तो वो हमारे पास फ्लोटिंग 64 के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और अगर फ्लोटिंग 64 के अंदर अवेलेबल है तो वो हमें इंटीजर 64 रिटर्न कर देगी। सिर्फ उसकी टाइप चेंज होगी लेकिन उसकी मेमोरी एलोकेशन सेम रहेगी जी। तो ये इंटीजर एरे इज इक्वल टू np डॉट a रेंज के फंक्शन से हमने 10 तक की रेंज जनरेट करवाई है। फिर एक हमने न्यू बनाया है वेरिएबल कैलिबर्स के नाम से। अब np डॉट एरे, इसके अंदर हमने कुछ फ्लोटिंग पॉइंट जो है ना वो इंसर्ट करवाई है। डाटा टाइप देखें कि इसकी फ्लोटिंग 64 है। अब हम चाह रहे हैं कि जो इंटीजर एरे है डॉट एज टाइप का फंक्शन लगा के इसके अंदर हमने पास कर दी है कैलिबर्स की डॉट डाटा टाइप, यानी हमारे पास दो नंपाई एरेस अवेलेबल हैं और दोनों की हमारे पास जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट है। इसकी हमारे पास इंटीजर में है और इसकी हमारे पास फ्लोट के अंदर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो इंटीजर एरे है उसके अंदर आपने कैलिबर्स यानी जो फ्लोटिंग वाली डाटा टाइप है एरे की वो वाली इंटीजर के साथ इंटरचेंज करवा देनी है आपने, यानी फ्लोटिंग जो आपके पास डाटा टाइप है उसको इंटीजर वाली एरे के साथ इंटरचेंज करवा देना। तो जब हम इसको पास आउट करवाएंगे तो हमारे पास ये जो है ना फ्लोटिंग के अंदर वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। जी ये क्लियर है? यस सर। सर आपने मतलब फ्लोटिंग डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट किया है? जी बिल्कुल।
अब हमने यहाँ पे numpy का मेथड इस्तेमाल नहीं किया डायरेक्टली, np d टाइप, वो जो d टाइप के अंदर लिखते हैं np int 64 या float 64, वो हमने डायरेक्टली मेथड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमारे पास एक एरे मौजूद थी numpy की जिसकी डाटा टाइप फ्लोट थी। हमने उस numpy एरे की डाटा टाइप को सिर्फ इस्तेमाल किया है, कैलिबर्स डॉट डाटा टाइप का फंक्शन इस्तेमाल कर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर numpy मतलब मैंने जब PIAIC में भी पढ़ी है, वैसे YouTube पे भी देखी है और काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं, numpy में लूप का फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया गया कहीं भी। तो सर ये एक तो हमने करके भी देखा था कि numpy जो है वो अगर लूप लगाया भी था तो पाइथन से कंपेयर किया था, जब हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके उस पर लूप अप्लाई करके, तो पाइथन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करने में, और numpy जो है वो कम टाइम ले रही थी। तो सर अदर देन दैट हमने कहीं भी लूप यूज नहीं किया numpy में। तो सर इसका लॉजिक बता दें कि इसका क्या लॉजिक है। देखें कि हमारे पास पाइथन जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर लूपिंग करनी पड़ती है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ तरह की हमारे पास लूपिंग अवेलेबल है। उसके थ्रू जब हम डाटा राइट करते हैं वो बहुत लंबा कोड जो है ना हमें लिखना पड़ता है। लेकिन इसकी बजाय जब numpy की हमने ये सीरीज शुरू की थी, टॉपिक जो है मैं शुरू किया था, उसके अंदर हमने पहली बात इसकी दो बेसिक पढ़ी थी। एक ये है कि कंप्यूटेशन जो है वो जल्दी करती है, और दूसरा ये है कि इजी मैनर के अंदर जो है ना वो काम को परफॉर्म करती है। तो ये देखें कि हमें लूप लगाने की बजाय यहाँ पे .a रेंज के फंक्शन से हमें 10 तक की रेंज जनरेट करवानी पड़ रही है, तो हमें लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर x इन रेंज 10 प्रिंट आगे वो वैल्यूज आप जो भी दें, ठीक है, तो वो उसकी बनिस्बत हमारे पास .a रेंज का फंक्शन जो वर्क कर रहा है उसकी मदद से हमने 10 तक की रेंज जनरेट करवा ली। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है empty uni 32। अब हम इसकी डाटा टाइप चेंज करने जा रहे हैं। np.empty है 8, उसको वैल्यू प्रोवाइड की गई है, डाटा टाइप उसकी है u4, ठीक है। अब u4 हमने ऊपर टेबल के अंदर पढ़ लिया, उसके आगे टाइप मौजूद है। अब empty uni 32 इसकी डाटा टाइप जब हमारे पास आएगी तो ये empty, पहली बात तो ये कि empty वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी u इंटीजर 32, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। empty का क्या काम है, रोल क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सिंपल हम यानी वंस का इस्तेमाल कर लेते हैं फंक्शन, empty का इस्तेमाल कर लेते हैं, जीरोस का। कोई भी हमने numpy एरे जनरेट करवानी थी और उसकी डाटा टाइप हमें चेक करनी थी, तो सिंपल हमने वो empty का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। ओके थैंक यू। तो वो हमें गार्बेज वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करेगा। ये पेज नंबर कौन सा है सर? में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। जी जी बिल्कुल सर, 93 है। नहीं, एमटी में फरहान साहब के कोई नंबर जनरेट नहीं ना करता, ये कंफ्यूजन रहेगा इनको। ये तो गार्बेज वैल्यू वापस आ रही है ना। जी सर, जी सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गार्बेज वैल्यू, लेकिन वो गलत समझे थोड़ा, मैं इसलिए इंटरप्ट किया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने एक्सप्लेन कर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर गार्बेज वैल्यूज से क्या मतलब है? कोई ऐसी वैल्यूज जैसे कि जो यूजेबल, देखिए कि कोई हमारे पास इररेलेवेंट वैल्यू अवेलेबल है, देखिए कि इसका कोई स्पेसिफिक वे अवेलेबल नहीं है। 10, 75, 31, 46, 88 ये कोई भी वैल्यू जो है ना मेमोरी के अंदर शूट के हमारे पास आ रही है, यानी सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हम कह रहे हैं ना .a रेंज 1 to 10, तो हमारे पास 10 वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। ये कोई भी वैल्यूज करोड़ में हिस्से से, अरब खरब जो भी आप समझ लें, तो वहां से हमारे पास ये मेमोरी की एलोकेशन। इसमें शायद ये भी होता है कि वो जब मेमोरी एलोकेट करता है ना, तो वहाँ पे क्लीनिंग भी की होती है। जो मेमोरी में जो पहले किसी दूसरे प्रोग्राम ने वो डिस्कार्ड किए, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उसने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इनको क्लीन करें, तो हमने जब वो मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो वहाँ पे फिर वो रजिस्टर से जो वैल्यू एग्जिस्टिंग किसी और की होती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मूवी का क्लिप हो सकता है, लेकिन वो जो 01 डिजिट में होता है तो हमें फिर ये डिजिट आते हैं उस सेक्टर से, जिस सेक्टर से उठ के ये हमारी एलोकेशन इधर वापस आती है हमारे पास। तो उसको गार्बेज कहते हैं ना। वो जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसका जो पीछे बाकी रह जाता है वो गार्बेज होती है, वो गार्बेज होती है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।
जी। तो ये तो हमने एस टाइप का फंक्शन पढ़ लिया कि किस तरह एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है हम अप्लाई करेंगे, पांडास के अंदर भी हमने अप्लाई किए थे, अब हम नंपाई एरेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखें ये वो बता रहा है कि विदाउट राइटिंग एनी लूप्स हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डाटा के ऊपर, नंपाई डाटा के ऊपर। तो ये इसका हमारे पास एज है। अच्छा सिंपल हमारे पास np डॉट एरे है, दो लिस्ट हमने पास करवाई हैं फ्लोटिंग वाली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली। अब हमारे पास जब हमने इसको प्रिंट करवाया है तो हमारे पास ये देखें कि 2 रोज और 3 कॉलम्स अवेलेबल, यानी इसकी हम अगर शेप जानना चाहें तो 2/3 है। ठीक है, अब हम सिंपल इसको एरे को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दूसरी ही सेम एरे से, यानी इस डाटे को इसी सेम डाटा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो उसका आंसर हमारे पास ये आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो सिमिलरली हर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा सेम एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। सिमिलरली एरेज माइनस यानी ये डिफरेंट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 - 1 0। ठीक है, तो ये सिमिलरली सारे काम यहाँ 3 - 3 0, 2 - 2 0, ये सारे जो है ना टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है। अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एरेज। सर जी जी, मैं ये कह रहा था कि अगर हम यही काम अगर लूप से करते तो हमें काफी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ जाता। जी बिल्कुल। तो नंपाई की यही फंक्शनैलिटी है कि ये बिल्कुल शॉर्ट कर देता है। जी सर बिल्कुल। अब जी जी, जब हम इफेक्टिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना तो उसमें हमारा पहला ख्याल यही आता है कि हम जो लार्ज कोड को ना एक शॉर्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसी तरह अगर हम फॉर लूप को अगर एनपी नंपाई एरे में कन्वर्ट करें ना तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था। जी सर बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए ना, पाइथन के अंदर कुछ हमारे पास लैग्स हैं कि उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि ये काम आप परफॉर्म करवा सकते हैं, ये नहीं कर, टपल्स के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस हमारे पास अवेलेबल है। कुछ जब हम नंपाई के अंदर आएंगे लाइब्रेरी के अंदर तो हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस तो अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ एडवांटेजेस ज्यादा है पाइथन की निस्बत। हमारा काम जो है वो इजी मैनर के अंदर हो रहा है, आसान है, इजी मैनर के अंदर हो रहा है, तो ये मेमोरी भी कम एलोकेट करेगा, जल्दी काम टास्क परफॉर्म कर देगा। फिर जब हम नेक्स्ट चले जाएंगे पांडास के अंदर, पांडास में और हमारे पास एडवांटेजेस अवेलेबल है। फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं, वो यानी ये है कि आपको फिल्ट्रेशन लगाई हुई है कि आपका काम जल्दी हो और इजी मैनर के अंदर होता जाए, जैसे जैसे आपकी अपग्रेडेशन होती जाएगी। तो आपने पाइथन पढ़ी, उसके अंदर काम देर से होता था, आपका काम टास्क जो है वो आपको कोडिंग लंबी लिखनी पड़ती थी। अब आप यहाँ पे फर्ज करें ना, लूप लगाना पड़े आपको, इस पूरी वैल्यू के ऊपर आप लिखेंगे फॉर एक्स इन एक्स रेंज, ये आप तमाम के ऊपर वो लूप चलाएंगे। ठीक है, फिर वो हर वैल्यू उठ के आएगी, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वो लूप चलेगा, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है, आपने एक एरे पकड़ी, उस पूरे एरे को दूसरे एरे के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपल मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करो, उसने बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी एलिमेंट के अगेंस्ट। तो इसका ये हमारे पास फायदा है। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। अब ये डिवीजन हमने पढ़ी थी कि ये सिंगल डिवीजन है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डबल डिवीजन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो इंटीजर के अंदर आएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एरे डबल स्टैटिक 0.5। ठीक है, अब ये स्टैटिक का फंक्शन है हमारे पास, ये हमें पता है क्या करता है। डिवीजन है हमारे पास, कंपैरिजन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन एरेज ऑफ द सेम साइड यील्ड बूलियन एरेज। वो कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर ट्रू और फाल्स रिटर्न होता है हमें। ठीक है, तो अब यह देखें कि numpy डॉट एरे 2 उसने लिस्ट पास करवा दी है, ये उसने सिंपल डाटा जो है वो जनरेट करवाया है। अब वो कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, आर नॉट। ठीक है, वो सब की सब जो है वो ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि जो एरे 2 है वो ग्रेटर देन है एरे से, तो एरे 2 हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, और एरे हमने जो ऊपर क्रिएट किया है हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। अब इसकी जरा जहन में रखिए कि 1 2 3 4 5 6 ये डाटा हमारे पास एरे का है, और ये जो डाटा हमारे पास एरे 2 है वो है 0 4 1 7 2 12। अब वो कंपेयर करेगा क्योंकि एरे 2 ग्रेटर है एरे से, तो अब ने पहले इसको उसके साथ कंपेयर करना है।
यानी 0 ग्रेटर देन है 1 से। तो जबकि 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे उस डाटे के अंदर हमारे पास 1 अवेलेबल है और यहाँ पे 4, तो 4 ग्रेटर देन है 1 से, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे वहाँ डाटा पे जो अवेलेबल वैल्यू है हमारे पास 0, 1, 2, ठीक है, तो सॉरी 0 से 1 से जी, तो यहाँ 3 आएगा, तो 1 ग्रेटर देन 3, तो ये फॉल्स आएगा। सिमिलरली जहाँ पे ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी है उस डाटे की वैल्यू से, और जहाँ पे फॉल्स आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू उस वाले डाटे की वैल्यू से छोटी है। ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये अपेंडिक्स जो है ना वो एक के अंदर हमने रीड करने हैं। फिलहाल हम बेसिक्स इसके रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, पांडास के अंदर भी हमने की है, और अब उस पे कन्वर्ट करें इस थ्योरी में, बिकॉज़ दैट थ्योरी का टाइम फिर कम बच जाए। जी सर, कह रहा था कि ये इसकी क्लास प्रैक्टिकल की क्लास यहाँ तक काफी नहीं है, डीप लर्निंग फिर टाइम बहुत ज्यादा ले जाती है उसको। जी सर, जी सर, यहाँ तक की कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे हम डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे। दाखवा कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम जो है ना वो डीप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। चलें इसी बहाने बरकत हो जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आते वो भी आ जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखा सकूं, देखिए कि हमारे पास जो है ना बुक है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग पे, इसकी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके मुतालिक ये जो है ना वो डिस्कस करेगा, और उसके अंदर जो हमारे पास 4 चैप्टर्स अवेलेबल है। पार्ट 2 के अंदर है वो डीप लर्निंग थोड़ी सी एडवांस आ जाती है और प्रैक्टिकल वर्क इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो हम जो है ना वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना वो ग्राउंड बिल्ड करने के लिए हम इस क्वार्टर के अंदर में इस फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग के 4 चैप्टर्स को थोरोली इंशाल्लाह जो है ना वो कवर करेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज डीप लर्निंग, तो हम इसको साथ लेके चलेंगे जी। तो ये कुछ बता रहा है कि आपके पास जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं उसके मुतालिक आपको गाइड करेगा कि ये किस तरह वर्क करता है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं, डीप लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इन एल्गोरिथम्स के ऊपर वर्क करती है। तो सारा कुछ जो हम ना फंडामेंटल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं कि इट विल आल्सो मेक यू फेमिलियर विद द कैनोनिकल वर्कफ्लो फॉर सॉल्विंग डाटा प्रॉब्लम्स। ये मुख्तलिफ हमारे पास जो कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे पास वर्कफ्लो के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, डाटा को रीड करने, राइट करने में, उसे ट्रेन करने में, मॉडल जो है वो टेस्टिंग के लिए, तो मुख्तलिफ तरह की हमें जो है ना वो प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। तो उन सबसे फेमिलियर जो है ना वो नॉलेज है वो डीप लर्निंग का है। तो ये हमें बेसिक उसका वर्क फ्लो प्रोवाइड करती है कि किस तरह आपने उस डाटा को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को। यूजिंग डीप लर्निंग इफ यू आर नॉट ऑलरेडी हाईली नॉलेजेबल अबाउट डीप लर्निंग, तो वो कह रहा है उसने पहले से आपको मोटिवेट कर दिया कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते डीप लर्निंग के मुतालिक, यू शुड डेफिनेटली बिगन बाय रीडिंग पार्ट 1। आपको पार्ट 1 से रीड करना चाहिए, जो कि उसके फंडामेंटलिस्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बुनियादी उसके नजरियात हैं, उसे आपको रीड करना चाहिए इन फुल बिफोर मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ज़ाहिर है अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले करेंगे और उसकी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसका बुनियादी वर्क फ्लो जो है वो समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम जो है वो डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे जी। तो वो पहला चैप्टर है हमारा पार्ट 1 का, फंडामेंटलिज्म है, व्हाट इज डीप लर्निंग। उसके अंदर हमारे पास हाई लेवल डेफिनेशंस हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। डीप लर्निंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ नजरियात कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, वो हाईली डेफिनेशन उनकी अवेलेबल है।
फिर है टाइमलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है, टाइमलाइन क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, सारा कुछ हम जो है इसके अंदर कवर करेंगे। फिर है की फैक्टर्स बिहाइंड डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के पीछे असल माखज क्या है, उसके पीछे बुनियादी मुहर्रकात क्या हैं, राइजिंग पॉपुलैरिटी एंड फ्यूचर पोटेंशियल, जो मुस्तकबिल में इसको एक अहम स्टोन साबित करने पे की तरफ गामजन है। तो ये तमाम चीजें हम इसके टॉपिक्स के मुतालिक जानेंगे इसका चैप्टर के अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। In the past few years, artificial intelligence has been a subject of intense media hype. ये जो हमारी मीडिया है, मीडिया इंडस्ट्री है, उसका एक बुनियादी मरकज बन चुका था। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड AI कम अप इन काउंटलेस आर्टिकल्स, ये मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल्स के अंदर शाया भी हुआ ये मजमून कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI क्या है। ऑफन आउटसाइड ऑफ टेक्नोलॉजी माइंडिंग पब्लिकेशन, हत्ता कि जो कुछ टेक्नोलॉजी से इररेलेवेंट हमारी पब्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर भी ये ना काफी हद तक इसको देखा गया, इस टॉपिक्स को। जैसे कि ये इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था, तो हर तरह की, वो चाहे मीडिया से रिलेटेड था या मीडिया से आउटसाइड था प्लेटफॉर्म, वहां पे इसकी अशाअत को देखा गया। वी आर प्रोमिस्ड ए फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, हमने कुछ इंटेलिजेंट चैटबॉट्स को देखा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, virtual assistant, a future sometimes painted in a grim light and other times as utopian। कह रहा है कि जिस तरह हमारे जहन के अंदर ख्याल आया था कि क्या जहाज उड़ सकता है, क्या कोई जहाज होगा जो इंसान उड़ सकता है, ठीक है, परिंदे को देख के फिर जी सर ये वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में जो बताया गया है, जो हम ये गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं अपने सेल फोन पे, तो इसके पीछे भी डीप लर्निंग है? जी बिल्कुल बिल्कुल, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो ज़ाहिर मॉडल को ट्रेन किया जाता है, आपकी वॉइस को कैप्चर करता है, वो डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, तो वो सारा कुछ आपको वो डाटा जो है ना वो पीछे डीप लर्निंग उसके ऊपर वर्क करे। इसमें मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, मैं चला ना इसके बारे में मैंने काफी सर्च किया था, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, तो कुछ दिन पहले मैं काफी इस पे सर्च करता रहा हूँ। इस पे सारी जो डिवाइसेस थी ना, वो उनको मैंने ना एक चेक किया था वन बाय वन करके। इसमें जो है ना हमारा सैमसंग गैलेक्सी में एक उन्होंने दिया था वर्चुअल असिस्टेंट, इसके नाम से बिक्सबी के नाम से। जी सर बिल्कुल जी, तो उसकी मैंने वीडियो भी डाउनलोड की थी, तो आज ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, क्लास के चलते ही इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। तो वो पूरी कंप्लीट आप लोगों ने ना वीडियो देखनी है। और सबसे बेस्ट जो है ना सेल फोन में जो ना फीचर्स जो वो बिक्सबी उन्होंने किया था, तो उसको आप लोग एक नजर जरूर चेक कीजिएगा, ताकि वो ऑलरेडी आपने शेयर की हुई है ग्रुप में ना वीडियो। जी पहले भी मैंने शेयर की थी, तो उसको जरा गौर से देखिएगा ना, काफी नॉलेज इंक्रीज हो जाता है उससे। ठीक है मैम? जी सर। जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कुछ कह रहा है कि हमारे पास जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। सर वैसे तो मेरे मोबाइल में वो है, अगर आप कहें तो मैं वो दिखा भी सकता हूँ वो किस तरह वर्क करता है। बिक्सबी है आपके मोबाइल में? जी वो जो है जी इसको टीच करने के बाद ना बिक्सबी का इनको जो है ना वो बेशक थोड़ी देर दिखा दीजिएगा। जी सर, वो फिर एंड पे रख लेते हैं। हाँ जी, एंड पे ना थोड़ा सा लास्ट में, बेशक ये थ्योरी हम थोड़ी कम पढ़ लें, लेकिन वो प्रैक्टिकल में एक बंदे का ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है? हाँ, बिक्सबी को कॉल करके एक दो जगह पे कॉल करवा दीजिएगा, एक बंदे को मैसेज करवा दीजिएगा, कोई चीज है ना वो क्लोज करवा दीजिएगा, लाइट ऑन करवा दीजिएगा, टॉर्च ऑन करवा दीजिएगा। ठीक है जी, ओपन मैसेज करवा दीजिएगा जी। थोड़ा सा ना आखिरी ये जो अभी 20 मिनट है ना, तो 10 मिनट आखिर आपने बिक्सबी के रखने 11 बजे से पहले। जी सर जी, थोड़ा सा ड्यूरिंग क्लास जो है ना वो मैं आपको मैसेज करूँ, जरा चेक करते रहिएगा। जी सर, थैंक यू। जी सर। जी, तो ये देखें कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ कि किस तरह हमारे ख्यालात को पेंट किया जा सकता है। फ्यूचर समटाइम्स पेंटेड इन ए ग्रीन लाइट,
एक रोशन ख्याली की सूरत के अंदर जो हमने अपने ख्यालात को हमने जामा पहनाया, वो कैसे मुमकिन हुआ। एंड अदर टाइम्स एज यूटोपियन वेयर ह्यूमन जॉब्स विल बी स्केर्स एंड मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी हैंडल्ड बाय रोबोट्स और एआई एजेंट। तो वो कह रहा है कि मुख्तलिफ तरह के जो टास्क आप परफॉर्म करते थे ह्यूमन से, वो काम अब एआई एजेंट्स और रोबोट की मदद से हैंडल किए जा रहे हैं। फॉर ए फ्यूचर आर ए करंट प्रैक्टिशनर ऑफ मशीन लर्निंग, अगर एक हालिया प्रैक्टिशनर है मशीन लर्निंग का, उसे डील करने वाला, it is important to be able to recognize the signal in the noise so that you can tell world changing development from overhyped press releases। तो वो कह रहा है कि अगर आप उससे इंटरलिंक्ड हैं तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने में मुमकिन हद तक कोशिश करेगा, और ये आपके लिए बात काबिल हद दर्जा तक अहम है कि वो आपको जो नॉइज है वर्ल्ड चेंजिंग डेवलपमेंट्स हैं उससे मुतालिक आपको आगाह रखेगा। Our future is at stake and it's a future in which you have an active role to play। हमारा फ्यूचर जो है उसके अंदर आप एक काबिल हद तक आप जाके इसके अंदर अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करके डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से इंटरलिंक होके आप मुख्तलिफ तरह के एआई के बेस जो है ना वो काम परफॉर्म करवा सकते हैं। सो लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज डीप लर्निंग अचीव्ड सो फार। अब तक डीप लर्निंग ने क्या हासिल किया, ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। लेट्स टेकल दिस क्वेश्चन कि कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन डीप लर्निंग से रिलेटेड है। उनमें से हमारे पास एक पहला है, जाहिर है कि जब आप डीप लर्निंग को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी आपको क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरह ये रोबोटिक्स मशीनरी जो है वो वर्क करती है। तो उसके अंदर फिर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैज डीप लर्निंग अचीव्ड सो फार। अब तक डीप लर्निंग ने क्या हासिल किया, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, ठीक है, कि कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए साबित हो सकती है और है। वेयर वी आर हेडेड नेक्स्ट, हम कहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। शुड यू बिलीव द हाइप, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ये चैप्टर आपको इन बुनियादी सवालात के जवाब देगा और आपको बताएगा कि व्हाट इज अराउंड यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। So be prepared and we are going to start artificial intelligence, machine learning and deep learning. First we need to define clearly that we are talking about when we mention AI। ठीक है, आपके सामने जब भी AI का जिक्र आए तो आपके सामने ये चार्ट बन जाना चाहिए जहन के अंदर कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। What are artificial intelligence, machine learning and deep learning। उसके लिए हम ये तस्वीर के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। हमारे पास ये एक एआई का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर आपके एआई बेस जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी स्कोप है, सब के सब इसके अंदर एक दायरे की फर्ज किया हुआ है हमने। ये दायरा उसके अंदर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहाता कर रहा है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम काम क्या करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कोई भी काम है जो उससे इम्प्रेस है, 100% उसकी एक्यूरेसी तो नहीं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह, लेकिन वो उससे इम्प्रेस जरूर है और उसकी तरह वो काम परफॉर्म करता है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको कंसीडर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास आप उसका सब पार्ट समझ लें कि मशीन लर्निंग है, कि किस तरह मशीन को अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आप ट्रेन करवाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने। और मशीन लर्निंग की भी अंदर एक सब ब्रांच समझ लें डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, सिस्टम के, ब्रेन सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारा बनता है उनसे हमारा न्यूरॉन सिस्टम। तो वो जी सर जैसे कि हमने पाइथन और नमपाई पांडास के बाद डायरेक्ट डीप लर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो सर माय क्वेश्चन इज कि हमें फर्स्टली जो है वो मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर हम डीप लर्निंग जो है उसको सीख रहे हैं, या वैसे भी हम अगर डीप लर्निंग सीखें तो एज सच हम सीख सकते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि डीप लर्निंग सीखने से पहले मशीन लर्निंग की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी, इसमें मैं एक दो बातें जो है ना ऐड करके फिर मैं समीउल्लाह साहब से भी जो है ना वो
राय लेना चाहूंगा कि वो इस बारे क्या नजरिया रखते हैं। मैं ये कहना जी सर, आप इंशाल्लाह देना, फिर समीउल्लाह साहब थोड़ा सा इंशाल्लाह गाइड करेंगे, फिर मैं भी इस पे एक पॉइंट दूंगा मैं आपको। जी, तो देखेंगे जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, समझ लें इंटरलिंक्ड है। उसकी मेन रीजन ये है कि हमने जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू वर्क परफॉर्म करवाना है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कोप के अंदर कंसीडर किया जाता है, और उस स्कोप के अंदर जब हम मशीन को ट्रेन करवाते हैं, मशीन लर्न करती है, और वो लर्न किसके थ्रू करती है, वो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल जो मेथड अवेलेबल था डीप लर्निंग से पहले, ठीक है, वो हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब मशीन लर्निंग आई है तो हमारा जो सारा काम है वो बहुत आसान हो गया। तो हम अब डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को, फॉर्मूलाज को, रूल्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे मशीन लर्निंग के थ्रू हम उसकी लर्निंग करवा देते हैं। तो ये सिंपल सा इसके अंदर है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक ही सिक्के के दो रुख तकरीबन, क्योंकि इसके अंदर एक चीज दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रही है, तो इंटरलिंक भी है दूसरे के साथ। बाकी अब समीउल्लाह साहब आपको मजीद अच्छा गाइड कर सकते हैं। जी सर, आप रोशनी डालें समीउल्लाह साहब इस पे, बाद में फरूक साहब से भी राय ले लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है या क्लासिकल हमने पढ़ा था वो हमारी मशीन लर्निंग कहलाती है, और एडवांस जो हमारी है जो ना इसकी नेटवर्क वगैरह हम यूज करते हैं वो हमारी डीप लर्निंग कहलाती है। हैं दोनों यही है कि वो अगर पहले कुछ जो मशीन डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में ये है कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि क्लासिकल में पढ़ा था कि हम एक इनपुट और उस इनपुट देते थे और रूल देते थे, तो वो हमें आउटपुट देता था। और डीप लर्निंग में ये है कि हम इनपुट भी इसको देते हैं और आउटपुट देते हैं, ये हमें रूल क्रिएट करके देता है। बाकी समीउल्लाह साहब इसको मजीद जो है ना डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज सर। सर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपने सबसेट और सेट के बारे में पढ़ा होगा। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेट के तौर पे लेते हैं, तो जब हम सेट की बात करें तो हमारे पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आती है, ठीक है। अगर हम पढ़ लेते हैं, चलो हम जान लेते हैं कि भाई हमने डीप लर्निंग हमें आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ हद तक आती है, मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम डीप लर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने मशीन लर्निंग का भी थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हम मशीन लर्निंग पे जाएंगे तो इससे हमें वादा हो जाएगा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ हिस्सा जो है वो भी हमने पढ़ लिया। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, और मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। जी समीउल्लाह साहब, फरूक साहब की राय तो हमने सुन ली, माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छा ब्रीफ किया। अच्छा, मैं 2 मिनट लूंगा। मैं पहली बात तो ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे माशाल्लाह खुद भी अच्छा पढ़ रहे हैं, चीजें ये सारी समझते हैं। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके बात करूंगा ताकि ये बात जो ना हमारे पास क्लियर हो जाए। कंप्यूटर में जब हम कहते हैं ना आज के दौर में अभी तक जिस चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। मेरी बात जरा समझिएगा, फिर इस पे जाइएगा कि मैंने ये क्यों कहा है। असल में बेसिकली ये क्या होता है कि मशीन में आप कोडिंग करके कोई डिसीजंस डाल देते हैं कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स सो ऑन। तो अब जिस चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं वो ये है कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम बना दिए जो ये इफ एंड एल्स खुद से क्रिएट करना शुरू हो गया, लेकिन वो बेस्ड ऑन हमारी ही इंटेलिजेंस है, हमारे दिए गए पैटर्न पे ही वो ये काम करते हैं, ठीक है। उस चीज को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इसमें बेसिकली इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वो जो एल्गोरिथम्स हमने सेट किए हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और वो एक रिजल्ट निकालते हैं, उस बेस पे कोई ये फैसला करते हैं। अब मैं इस चीज की आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या। फॉर एग्जांपल, मैं अगर फैसलाबाद से लाहौर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे मेरी इंटेलिजेंस सिर्फ उतनी है जितना मेरे पास नॉलेज है। मैं ये कहूँगा कि जनाब मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ, साइकिल पे जा सकता हूँ, गाड़ी से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ,
तो ये वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे ही मेरा डिसीजन होगा। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन ना हो कि यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर सर्विस भी जाती है, तो मैं कभी भी किसी भी बेस पे आपको ये राय कभी दूंगा ही नहीं कि भी आप हेलीकॉप्टर सर्विस पे भी चले जाएं। ये पॉइंट पहले बड़ा समझना जरूरी है ताकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो रहा है ना वो समझ आ जाए कि ये असल में है क्या। ये बड़ा स्कोप है। स्कोप ये है कि इसमें जितना नॉलेज होगा उसी बेस पे ही कंप्यूटर डिसाइड कर सकता है, उससे बाहर ही डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज आ जाती है कि हमने मशीन लर्निंग से क्या मतलब ले रहे हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली ये है कि हमने कुछ चीजें बना दी, कुछ एल्गोरिथम्स बना दिए और सिस्टम से ये कहा कि अगर आपको ये अल्फाज मिले, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सॉफ्टवेयर है जो हमारे साथ चैट कर सकता है। उस चीज में होता क्या है कि जब हम कुछ ऐसी चीजें लिख रहे होते हैं तो कुछ उसके पास वोकैबुलरीज पहले से दी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमने मशीन को टीच करवा दिया, मशीन को ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने का मतलब ये होता है कि वो अपना एक एल्गोरिथम से जब वो किसी छल्ली से हमारे अल्फाज को गुजारता है तो हमने उसको कहा कि अगर ये अल्फाज हैं, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है होला, कोई कहता है हाय, तो आपने इसके बदले में क्या कहना है। इन चीजों को हमने सेट कर दिया। लेकिन अब ये देखिए कि बहुत लैंग्वेज तो बहुत बड़ी रहती है, अब किताबें हजारों लाखों किताबें लिखी हुई हैं, तो हर चीज को तो हम फीड नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ एल्गोरिथम बना दिए, उसको कहा कि अगर ये अल्फाज आए तो आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क ये के हिसाब से ये लेना है और उसका रिटर्न ऐसा देना है। उसके लिए हमने मशीन को एल्गोरिथम में से गुजारने के बाद जब उसका एक रिजल्ट बरामद होता है तो हम उसको कहते हैं कि इस रिजल्ट को कंपेयर करो हमारे दिए गए लेबल के साथ। अगर ये आपका ठीक है तो वो हमारा उतना डेटा दुरुस्त डिसीजन कर रहा है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो डिसीजन दे रहा है। उस चीज को जब हमने आगे फिर कुछ कर लेते हैं कि टेस्ट भी चले जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मशीन जो है लर्न कर रही है, यानी मशीन अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर रही है कि अगर इनपुट ये होगी तो मुझे आउटपुट ये देनी है। लेकिन ये सब हमारी ही इंटेलिजेंस की बेस पे कर रही है, वो खुद से इंटेलिजेंट नहीं है, वो सिर्फ उस दिए गए पैटर्न पे ही डिसाइड कर सकती है और हमेशा ऐसा ही करती रहेगी। अब बेसिकली ये मशीन लर्निंग तो ये चीज हो गई कि जो चीजें हम उसको इनपुट दे के कंपैरिजन में एक दफा सिखा दिया और उसी पैटर्न पे हम मशीन को कह रहे हैं कि आप सेव करते जाओ डेटा और नेक्स्ट टाइम जब कोई आएगा तो आपने उसको क्या कहना और क्या नहीं कहना। बाकी चीजों में भी यही उसका डिसीजन है, इसी को वो इंटेलिजेंस कह रहे हैं। अब आगे जाते हैं डीप लर्निंग बेसिकली। अब डीप लर्निंग वो एल्गोरिथम्स हैं जो उस चीज का भी एनालिसिस करते हैं कि इसने रिजल्ट कैसे निकालना है। यानी हमने एक फिक्रा उसको बोला हाउ आर यू, अब कंप्यूटर इस हाउ आर यू को नहीं समझता है, वो हाउ आर यू को जब कन्वर्ट करेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका ये क्वेश्चन किया है या इसने मुझे कोई मुझसे कोई यानी कोई इंफॉर्मेशन मांगी है या मुझसे वैसे कोई क्वेश्चन किया है या इसने मुझे कुछ बताया है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है आपने आगे ताकि इसको ये जो रिप्लाई दिया जाए, वो जो उसका डीप लेवल का कह ले या उसको बोलने के लोएस्ट लेवल पे जाके जब मशीन इसका डिसीजन करती है, उस पार्ट को हमने कहा है कि ये डीप लर्निंग हो कहलाएगी। क्योंकि वो एल्गोरिथम जब हम रेलू या दूसरी तीसरी चीजों को देखते हैं ना, तो वो अगर आप उनमें जाएं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो डेवलप्ड है मैनी इयर्स, दे टुक मैनी इयर्स और मैनी पीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बिहाइंड द सीन। वो सारी चीजों को मिला के हमने उसको कहा ये डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग की बेस पे मशीन लर्न करती है, यानी मशीन डिसीजन मेकिंग में बेटर हो जाती है और इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि अब ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बेसिकली एफिशिएंट कह लें कि एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग जो हमने उसको दिखाई है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आई होप कुछ अगर गलती है तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिए। सर बहुत आसान और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने आसान लहजे और फॉर्म के अंदर समझाया। ग्रेट सर, बहुत अच्छा समझाया। जज़ाकल्लाह सर जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी, तो वो बेसिकली ये सर ने यही बताया कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, जिसके अंदर रह के हम ये सारा काम करवा रहे हैं और ये इम्प्रेस्ड है ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और इसके अंदर मशीन की लर्निंग करवाना हमारा बेसिक मकसद जो है वो यही है कि मशीन लर्न करे और वही काम टास्क परफॉर्म करे जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। और काफी हद तक ये उस जैसे होते भी हैं, लेकिन 100% श्योरिटी एक्यूरेसी तो नहीं होती, लेकिन मोस्ट उनसे जो है ना वो मोस्ट एक्यूरेसी जो है वो मैच करती है और वो काम सिमिलर ही मालूम होते हैं। और डीप लर्निंग में जाके वो उसकी डीपली एनालिसिस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको रिवर्स वे के अंदर भी चेक करते हैं कि अगर इसका इनपुट ये है और आउटपुट ये है और इसके रूल्स क्या डिफाइन किए जा सकते हैं। यानी हम पहले मशीन लर्निंग के अंदर रूल्स और इनपुट डाटा देते हैं और उससे हमें आउटपुट जनरेट करवाई जाती है, जबकि डीप लर्निंग के अंदर वो उस मेथड को डिटेक्ट करता है कि अगर हमारे पास रूल्स जो अवेलेबल ना हो तो हमें एक इनपुट दिया जाए और आउटपुट दी जाए, यानी डाटा दिया जाए, तो हम फिर उसकी मदद से उस जो रूल्स है ना उसको डिफाइन करें। इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि डीप लर्निंग के अंदर जाके आपका डीपली एनालिसिस किया जाता है इंफॉर्मेशन का, एल्गोरिथम्स का, सॉफ्टवेयर का। जी, तो ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक लिखा है, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज बोर्न इन द 1950s। 1950 के दौर से इसका आगाज हुआ। व्हेन ए हैंडफुल ऑफ पायनियर्स फ्रॉम द नेसेंट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टार्टेड आस्किंग वेदर कंप्यूटर्स कुड बी मेड टू थिंक ए क्वेश्चन, कि आया कंप्यूटर भी इस काबिल बनाए जा सकते हैं कि वो एक सवाल का बेहतर अंदाज में इंसानी दिमाग की तरह जवाब दे सके। A question whose ramifications we are still exploring today। हम अभी तक इस सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। A concise definition of the field would be as follows। एक मुख्तसर जामे जो definition है वो है कि the effort to automate intellectual tasks। हमारे जो ब्रेन के थ्रू टास्क होते हैं उसको हम एक ऑटोमेट करने की एफर्ट कर रहे हैं, नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमन के थ्रू परफॉर्म करवाई जाती है, और वो ही काम अगर हम मशीन के थ्रू परफॉर्म करवाएं। तो ये हमारे पास जो है ना ये बहस चल रही है 1950 से और आज तक जारी है। As such, AI is a general field that encompasses machine learning and deep learning। ये इसका अहाता करती है, but that also includes many more approaches that do not involve any learning। लेकिन ये इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करती हैं जो लर्निंग वगैरह पे इन्वॉल्व नहीं होती। अर्ली चेस प्रोग्राम्स फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर only involved hard coded rules crafted by programmers। हार्ड कोडेड रूल्स जो है ना वो पहले बहुत मुश्किल कोडिंग की जाती थी, and didn't qualify as machine learning, लेकिन वो मशीन लर्निंग के लिए क्वालिफाई नहीं थी। For a fairly long time, एक लंबे अरसे तक many experts believed that human level artificial intelligence could be achieved by having programmers handcraft a sufficiently large set of explicit rules for manipulating knowledge। कि वो हमारे पास ये एक नजरिया कायम हो चुका था, आप ह्यूमन लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामर्स के हैंडक्राफ्ट के थ्रू। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग हार्ड कोडिंग के थ्रू आप उसको एक्सप्लिसिट रूल्स को अप्लाई करके मैनिपुलेशंस करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम जो है उस लेवल ह्यूमन लेवल के एम को आप टारगेट कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज नोन एज सिंबॉलिक AI। तो ये एक अलामती इजहार था हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, and it was the dominant paradigm in AI from the 1950s to the late 1980s। और ये एक मेजर जो है वो ख्यालात का महवर बना हुआ था 1950 से 1980 तक। It reached its peak popularity during the expert system boom of the 1980s। 1980s के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई एक्सपर्ट सिस्टम बूम तक। Although symbolic AI proved suitable to solve well-defined logical problems, बिलाशुबा ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही इफेक्टिव और बेहतर सूटेबल मैनर के अंदर इस्तेमाल करने उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Such as playing chess, it turned out to be intractable to figure out explicit rules। For solving more complex
fuzzy problem such as image classification। अब ये सारे काम जो हम आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, इमेज की क्लासिफिकेशन की जा रही है, स्पीच को डिटेक्ट किया जा रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन हो रही है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सारा कुछ आता है। जी सर। सर ये स्पीच रिकग्निशन में ये जो सिरी ऐप है और गूगल एलेक्सा है, ये सब आ जाएंगे इसमें? जी सर। समीउल्लाह साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी समीउल्लाह साहब से पूछें। यही मैम इसमें यही आते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, ठीक है। इसमें जो अलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट्स हैं ये हो जाती हैं, और इसमें जो ना अब काफी सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं हमारे मैक्सिमम आजकल ना मोबाइल में एप्स जो आ रही है ना मोबाइल लॉक की, ठीक है, मोबाइल लॉक की जो है, उसके अलावा हमारी लैपटॉप लॉक्स भी हैं, वो भी आजकल जो है ना वॉइस रिकॉग्निशन पे भी हो रहे हैं। सर जो फेस रिकग्निशन है जो फेसबुक ने भी किया हुआ है, तो वो किस में आएगा? मतलब इमेज क्लासिफिकेशन में है? वो कंप्यूटर विजन में आता है। कंप्यूटर विजन में हमारी इमेज, कंप्यूटर विजन जो है ना, अब मेन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर हमारी डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग में उसके अंदर हमारी मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी आगे जैसा कि आप क्लासिफिकेशन ये कह रही है कि वॉइस रिकॉग्निशन है, टेक्स्ट रिकॉग्निशन है, इमेज रिकॉग्निशन, इसमें आगे वो जो है कंप्यूटर विजन, एक ब्रांच है कंप्यूटर विजन की। कंप्यूटर विजन में फिर जो है ना हमारा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन में जो है ना वो इमेज रिकॉग्निशन को जो है ना वो हम स्टडी करते हैं। थैंक यू सर। जी सर से एक क्वेश्चन है। जी सर समीउल्लाह आप भी क्वेश्चन कर लें, फिर दोनों क्वेश्चन के आंसर सर समीउल्लाह से लेते हैं। फरूक साहब आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा, ये है कि हमारे पास बहुत सारी इमेज है, अगर उनमें से हमने कोई रिजल्ट जो है, कोई प्रेडिक्शन करनी है या कोई हमने क्या कहते हैं नॉलेज गेन करना है, तो वो किस फील्ड में आएगा? सर इसका इमेज, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इमेज रिकॉग्निशन का जो ना वो कंप्यूटर विजन में आता है ना, उसके अंदर मजीद जाके हम इमेजेस की रिकॉग्निशन करते हैं। लेकिन अभी इमेज रिकॉग्निशन का आप लोग अभी देखेंगे कि इन फ्यूचर हम जाके ना 5वें चैप्टर में, ये हमारा एक पूरा एक हम जो है इसमें पूरा प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह 5वें चैप्टर में, या वो इसी में नेक्स्ट 3 में जो क्वार्टर 3 में आएगा या 4 में आएगा। तो बाकी समीउल्लाह साहब इसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद। जी सर। सर काइंडली सवाल दोबारा कीजिएगा, मैं जरा उठ गया था, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, तो आजम भाई वो ये है कि मेरी फील्ड में जो है वो ज्यादातर काम जो होता है वो साइस्मिक का होता है ना? किसका होता है? साइस्मिक वेव का पता है आपको? सॉरी आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही। अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं सर, ये अर्थक्वेक वेव्स कह रहे हैं जी, अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं आप? जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो है जब ऑयल और गैस की प्रेडिक्शन करनी होती है, हमारा जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर मीनिंग ऑयल एंड गैस की जो है डिपॉजिट्स होते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना होता है। मतलब हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन इमेज आती है, उस इंटरप्रिटेशन इमेज का मतलब ये है कि हमारे पास इमेज की क्लासिफिकेशन आती हैं, उसकी बेस पे हमने प्रेडिक्ट करना होता है कि आइदर यहाँ पे ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हैं, तो ये कंप्यूटर विजन में आएगा। जी ये इसकी जो मेन ब्रांच होगी वो कंप्यूटर विजन में आएगा। आगे जाके इमेज रिकॉग्निशन की एक फील्ड बनती है, ये उसमें आएगी, लेकिन मेन जो है वो कंप्यूटर विजन ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। अगर जिनके पास कंप्यूटर साइंस की अगर कोई डिग्री नहीं है वो फिर भी कर सकेगा कंप्यूटर विजन? सर क्यों नहीं कर सकता? ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, ये मैट्रिक पास भी बंदा सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो, ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर वाला बंदा ये होता है कि उसको थोड़ा सा ये कंसेप्ट होता है, जैसा कि हम जिसकी डिग्री होती है ना उसको ये पता होता है कि डेरिवेटिव क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर जबरा क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो ये जो बंदा ज्यादा थोड़ा सा पढ़ जाता है ना मास्टर लेवल पे या बीएस लेवल पे, उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजों को समझना।
क्योंकि मैंने जो आज दिन तक जो चीज देखी है ना, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, जिनमें सबसे पहला तो हमारा कंप्यूटर साइंस ही है, उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद हमारी ये फिजिक्स वगैरह की है, जो 3-4 जो है ना ऐसे सब्जेक्ट्स, इनके कम्बिनेशन से बहुत ज्यादा ये इसमें काम होता है। तो जो है ना वो एक मैट्रिक लेवल तक या एफए लेवल तक पढ़ना और चीज होता है, जब आप फिर उसमें BS-CS करते हैं या मास्टर करते हैं तो वो आप लोगों का माइंड थोड़ा सा एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, तो वो उसके लिए इजी होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि डिग्री के होते हुए आप करते हो तो वो बंदे के लिए जो सीखना आसान हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक जी। आप लोग खुद एक चीज से देख लें कि कितने जो हमारे पहले दौर के साइंटिस्ट होते थे, तो वो जो है ना उनके लिए ये डिग्रीज वगैरह कुछ नहीं होती थी। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी रिसर्च से किया, अपनी मेहनत से किया, ठीक है ना जी। हम पुराने दौर के कोई भी साइंटिस्ट है, हम कहेंगे ये तो यार इसने BSc भी नहीं किया हुआ था, तो इसे मैट्रिक में नहीं किया हुआ था, तो ये यहाँ पे कैसे पहुंच गए, ठीक है। वो चीज नहीं रखती किसी भी फील्ड में ना, उसकी कोई इतनी नहीं होती। जी समीउल्लाह साहब, आपकी क्या राय है इसमें? सर जनरली तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल मैंने आपको रात में सवाल भी दी थी कि C++ की जो सबसे बेहतरीन किताब किसी वक्त में, जो आज से कुछ 15-20 साल पहले लिखी गई थी और वो बहुत पॉपुलर हुई थी इंटरनेशनली, वो एक लैब असिस्टेंट ने लिखी थी। उसका मैंने बैकग्राउंड आपको बताया था कि उनके पास एक मशीन आई थी, तो कुछ प्रोग्रामिंग की, और उसने वो देखें इंटेलिजेंस की बात होती है और लर्निंग की बात होती है। जब आप डेडिकेट होकर उस काम को करना शुरू कर देते हैं ना, तो बिलीव मी कि आप उसमें वाकईतन कामयाब हो जाते हैं। लंबी बात नहीं मगर आसान से एक बात करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पकड़ लें, लेकिन पर्टिकुलरली उसके ऊपर ध्यान करें कि मैंने 2 घंटे 3 घंटे इसको रोज देने हैं और मैंने प्रॉपरली बैठा है और कोई चीज़ दूसरी इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसानी से लर्न करना शुरू कर देते हैं। और एक दफ़ा आप शुरू करते हैं तो फिर बहुत आसान होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो कि मैंने B.Ed भी किया, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी तजर्बा रहा, तो कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में ये हैं कि अगर आप कोई चीज़ लर्न करना शुरू करते हैं ना, कोई भी नई चीज़, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नया सब्जेक्ट, कुछ भी है, ये जनरल फार्मूला हमेशा याद रखें कि उसके फंडामेंटल्स को लाजमी सीखना शुरू करें। अगर आप उसके फंडामेंटल्स को नहीं सीखेंगे ना, तो होगा ये कि आगे वो 10 दफ़ा यूज होगा और वो 10 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको उसकी 100% अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी कि ये क्या रहा है, क्योंकि आपने वो एक चीज़ ऐसी छोड़ी हुई है जिसको आपको पता नहीं है, आप मिस कर रहे हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम अरे का एक लफ्ज़ यूज कर रहे हैं बार बार, तो जब तक स्टूडेंट को पता नहीं होगा, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि अरे होता क्या है, तो वो आगे उस 10 चीजें भी सुनेगा तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसलिए काइंडली जो बंदा भी जो भी सीखता है ना, वो उसकी फंडामेंटल चीजों को लाजमी सीखे, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको 100% क्लियर करे, उसके बाद वो बहुत इजीली चीजें बाकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर समीर भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाला जो केस है ना, वो एक आप लोगों को पर्सनल लाइफ की एक मैं बताता हूँ चीज। हर बंदा लाइफ में एक हर बंदे की एक होता है, कोई बंदा लायक होता है, कोई नालायक होता है, कोई किस तरह होता है। मैं जरा अपनी एक मिसाल दे दूं, मैं उन स्टूडेंट्स में से था जो लायक नहीं थे, और उनमें से था जो इतने नालायक भी नहीं थे, यानी कि जो बार बार फेल, लेकिन मैं मिडल में था। मैं फेल भी नहीं होता था, लेकिन कोई मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे। तो मैं आप लोगों को एक हकीकत बात अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं जी। मैं जब पढ़ रहा था मैट्रिक में, तो हमने जी चलो मैट्रिक में हमने साइंस के साथ कर लिया। कंसेप्ट होता था उस वक्त, पुराना दौर होता था, लोग खाने को आ जाते थे कि यार तुम आर्ट्स के साथ कर रहे होगे तो आगे तुम्हें साइंस के अलावा लाइफ ही नहीं है, साइंस का मैट्रिक साइंस। आप लोग सारी इस चीज के विटनेस हैं कि लोग ऐसे ही कहते हैं, खासतौर पर समीउल्लाह साहब, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, एज वाइज भी और प्रैक्टिस वाइज भी, कि चाहे खानदान हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे जो भी है जी, साइंस के साथ करनी है साइंस। उस वक्त ये कंसेप्ट होता था कि आप मैट्रिक साइंस के साथ करेंगे तो आगे FSC कर सकेंगे, अगर आर्ट्स के साथ करेंगे तो आप साइंस में आपको दाखिला नहीं मिलेगा। चले जी, मैट्रिक साइंस हो गई। उसके बाद जब हम BBA में या FSC में, तो मेरा शुरू से माइंड जो है ना वो कंप्यूटर की तरफ जरा ज्यादा ही जाता था, खुद ब खुद ऑटो पे। तो हम पढ़ते थे ना मैथ, तो मैथ में हम ना वो इतना ज्यादा मैं शौक से नहीं पढ़ता था। मैं कह यार मैथ को मैंने क्या करना है,
मैथ में तो वो बंदा ज्यादा पढ़े, वो बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस करे, वो बंदा ज्यादा तवज्जो करे जिसने एमएससी मैथमेटिक्स करनी हो। ठीक है जी। वो एक हमें ना एक कोई उसको गाइड करने वाला इतना नहीं होता था, बस हमारा एक बचकाना था, तो हम समझते थे कि मैथ बस वही डीपली तौर पे या ज्यादा अच्छे से करे जिसने एमएससी मैथमेटिक्स करनी हो। फिर जी उसके बाद हम फिजिक्स पे भी इतना नहीं करते थे, तवज्जो नहीं देते थे। ठीक है जी, वो हो गई डिग्री, डीबीए हो गया हमारा डिप्लोमा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो बिल्डिंग नहीं सही तरह से प्रॉपर्ली खड़ी हो सकती। तो सिमिलरली हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे तो हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डअप होंगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स, तो वो ज्यादा अच्छे वे में बिल्डअप होंगे अगर बेस हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। जी यही मैं कह रहा था कि वो हमें C++ एक था सब्जेक्ट, वो डॉक्टर नवीद मलिक साहब में वीक्टोरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर रहे हैं, वो हमें पढ़ाते थे कि फंक्शन कैसे बनता है, क्या बनता है। हम कहते हैं यार हमें C++ आगे जाके करनी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी लैंग्वेज हो गई। मैं अल्लाह के बंदो, आप लोग पुरानी लैंग्वेज हो गई, कंसेप्ट तो सारे लैंग्वेज वाले वही हैं, फंक्शन तो वही चीज है। ठीक है, कम से कम इसको समझो सही, फंक्शन कैसे बन रहा है, उस पर काम कैसे हो रहा है। लेकिन हमें बस कोई गाइड करने वाला भी इस तरह सीरियस अच्छे नहीं थे। वो कहते थे आप लोगों ने जिस फील्ड में जाने बस उसी पे आप लोग। सुजार साहब ये तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने कंप्यूटर लर्न शुरू किया था करना तकरीबन 1989 में, और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में मैंने देखा हमारी मेंटेलिटी ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चीज नहीं नजर आ रही। अच्छा ये प्रोग्राम है जी जी, उनका कंपैरिजन करवाया एक दो वीडियो में स्टूडेंट ने भी। जी, इसकी वॉइस रिकग्निशन बहुत अच्छी है, ये जो गूगल असिस्टेंट है। अच्छा ये फरहान साहब दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल वो साहब तबसरा नहीं कर रहे हैं, ये कलर डिटेक्शन करता है। जी 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 सर, वो आवाज जो ना वो थी लाइट ग्रे, ये देखिए फरहान साहब आप माइक ऑफ कर लें बेशक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। आपके पास दो ओपन हो गए माइक ना, इसलिए रिपीट हो रहा है बार बार, उधर से उधर से। एक माइक बंद कर लें, फिर एक से हमें सुनाएं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है इसका, टेक्स्ट रीडिंग का जो है, ये जितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी उतनी लैंग्वेजेस जो है ना आप उसमें सुन सकते हैं कि वो ये क्या चीज कह रही है, और टेक्स्ट टू स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फरहान साहब साथ अगर ब्रीफ करते तो ज्यादा बेस्ट होता। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि वो एक माइक बंद कर लें और एक ओपन कर लें, अगर वो मेरी बात सुन लें तो। कंप्यूटर का माइक बंद कर दें फरहान साहब। मेरा ख्याल है फरहान साहब हमारी बात नहीं सुन रहे, वो भी सेटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जी सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप कंप्यूटर बंद कर लें लैपटॉप से, आवाज बंद कर लें जी और सर, यहाँ से हमें इसका सुनाएं ये क्या कह रही है। जी सर वो मैं सर मैं सुन। फरहान साहब साथ ब्रीफ भी करते थे ना, ये क्या करवा रहे हैं आप, क्या हो रहा है? जी सर ये है जी कलर डिटेक्टर। ये किस चीज का कलर आप उठा रहे हैं? ये जो बॉक्स के अंदर आएगा? जी सर ये डिटेक्ट करेगा। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हमें आपकी क्लियर। ये बता रहा है वाइट। ओके जी ये कलर डिटेक्टर में। ओके
ये कौन सी ऐप है? गूगल असिस्टेंट की ऐप है सर? ये सैमसंग की है, बिक्सबे VM। मैं आपको इसका जो है ना वो दिखा भी देता हूँ कि किस तरह की है। ये देखें, आप इसको जरा सीधा रखें तो ये ज्यादा बेस्ट है। ये देखें, आप इसको कॉल करके कोई काम करवा सकते हैं ना, कोई एक आधा काम कॉल करके करवा दें। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट करवा दें, कोई चीज ओपन करवा दें, कोई चीज क्लोज करवा दें, सेट अलार्म करवा दें। एक्सक्यूज मी सर, ऐप का नाम बता दें। बिक्सबी। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं? इधर नजर नहीं आ रही सर। ये जो आंख जो बनी है, ये जो आंख बनी, ओके, ये इसका अपना बिल्ट इन जो है ना वो सॉफ्टवेयर समझ लें। अच्छा, यानी कि अगर इसका अपना है, करना चाहूंगा तो फिर हो सकता है ये? नहीं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो स्पोर्टर उनके आप चेक कर लें यहाँ से। लेकिन मैंने जो बिक्सबी देखी है ना, ये है पहली वॉइस असिस्टेंट 0.3 करें। ये मैंने जो देखी है वो ये है सर। ये तो 1 मिनट, मैं इसकी बात कर रहा था। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसकी मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ अभी उसमें ग्रुप में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड की थी पिछले दिनों में। अब एक कंबाइंड फी स्टडी वाले में ना, उसमें मैं रख रहा हूँ इस वीडियो को। बक्सर ये तो इसका जो है ना बिल्ट इन है। ये मैं मजीद इसके फंक्शन आपको एक्सप्लोर करवाता। ये हमारे पास था, ये टेक्स्ट रीडर है, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अभी कोई ऑब्जेक्ट इससे मिलेगा तो फिर बाकी सर यहाँ से मैं जो है ना गूगल से कोई इमेज निकाल के इसको लैपटॉप ही डिटेक्ट करवा दें। एप्लीकेशन सोच के पागल हो जाएगा यार। वो कह रहे ये मोटर बाइक है या गाड़ी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीन डिस्क्राइबर। आप 1 मिनट के लिए सर इसको जरा वो करें, स्क्रीन को वो करें, स्टॉप करें शेयरिंग। मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने सेंड भी कर दिया सबको, लेकिन फिर भी मैं जो है ना ये सबको दिखाना चाह रहा हूँ एक नजर ना, तो ताकि हम आज इस टॉपिक पे बात की हमने, तो चलो एक बंदे को पता हो जाए कि हमने ना क्या किया है या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इसके कई सॉफ्टवेयर वैसे भी मिलते हैं, अगर आप एंड्रॉइड पे या दूसरे पे इंस्टॉल करना चाहें ना, iOS पे, वो बिल्ट इन वाले हो ना, वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। एंड्रॉइड वाले जरा वो चैट के लिए दूसरा तीसरा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सारे? जरा ये बता दें, स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा सारे जरा माइक म्यूट, इसको माइक म्यूट कर देना सारे, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो कोई भी। Galaxy S8 and S8 Plus, and along with that they have unveiled something more, and it's called Bixby. So in this video we are going to talk about what is Bixby and its top 5 features. The best feature of Bixby is for Samsung Galaxy S8 and S8 Plus only, as in both devices
It is accessible through a special button, and that is provided in addition to the power button and volume rockers. Through that button, Bixby instantly comes into action and lets you do so many tasks using your voice. Bixby will be able to handle all your basic stuff like calling anyone, launching an app, set reminders for you, and also do certain tasks like changing the wallpaper and taking a screenshot. It also has in-app support through which you can do many tasks related to any particular app. Like you can command Bixby to play any particular track from the Google Play Music. Bixby does a very good job with device camera to search different things on the internet. Like you can turn your camera onto any product and Bixby will search for that on a shopping website. Also, you can focus the camera on a landmark and it will give you handy details about that place and will also suggest you where to go for dinner. The next good feature of Bixby is also related to the camera. Using the camera, Bixby can search for the similar images and it can use the camera for scanning QR codes too, so you don't need an additional app to do that. Also, you can instantly translate the text when you aim the camera at the words on a document. Bixby is AI-based personal assistant, which means that it gets better with time. So the more you use your phone, the better results you get. You also get time-based and location-based suggestions for the whole day. Like you get all the reminders in the evening, and in the night, it shows the number of steps you have taken. So this was all about Bixby and its features. Thanks for watching. Hope you liked the video. Hit like, share and do subscribe to my channel. हाँ जी, आगे समझ सबको Bixby क्या है? ये सर ये है मोबाइल में ना? हाँ जी, ये सबके मोबाइल में है, यानी कि जो सैमसंग के हैं ना, अच्छी उसके हैं जो मॉडल हैं उनमें है ये। इनके अंदर ना मैंने खुद यूज किया, इसमें मतलब कॉल भी किसी को कर देते हैं, यानी कि ये इसका ना सबसे बेस्ट होती है ना चीज। आप ऐसे बैठे तो आप